जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को काबू कर पाना इनके बस में दिख नहीं रहा है। तो क्या राम काफी नहीं है इस बार जिताने के लिए चुनाव? सबसे दुखद बात यह है कि ये लोग ईवीएम से ही जीतते हैं और फिर ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। जिस तौर पर आप ये कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। राजद ने तय कर दिया है कि केवल प्रवक्ता ही बयान देंगे। जदयू ने तय कर दिया है कि अब आने वाले चुनाव तक केवल प्रवक्ताओं से ही आप बयान ले सकते हैं। राजद और नीतीश कुमार साथ तो आ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी राजद से जो सोच रहे हैं कि फायदा उनको चुनाव में मिल जाएगा, वो नहीं उठा पाएंगे। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी कितना भी आश्वस्त हों कि हम जीत रहे, एकदम कोई सामने नहीं आ रहा है, फिर भी अगर नीतीश कुमार वाला कंफर्ट उनको मिलेगा कि बिहार में नीतीश कुमार आपके साथ हैं, तो नरेंद्र मोदी कभी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीरफाड़ हम कर रहे हैं बिहार के राजनीतिक संदर्भ में, क्योंकि स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं नीतीश कुमार के पलटने की। कई बातें इस राजनीतिक गलियारे में दौड़ रही हैं कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, विधानसभा भंग कर देंगे, नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। क्या करेंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन विश्लेषण और चीरफाड़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बयानबाजियों की तरफ आप जाएंगे तो जो बयानबाजी लगातार जदयू के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार हो रही है, या फिर एक मुद्दा जो राम मंदिर का इस वक्त चल रहा है, इस मुद्दे पर जो स्टैंड आ रहा है, इस मुद्दे पर अगर बयानबाजियों की तरफ आप जाएंगे तो कई संदेश मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश तेजस्वी के साथ रहकर कितना बड़ा उनको हानि हो रहा है उनके पार्टी का, या फिर नीतीश कुमार के जो लोग हैं उनको कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, ये अंदर खाने में चर्चाएं चल रही हैं। क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे? क्योंकि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इन परिस्थितियों को अगर आप गौर कीजिएगा तो जो विश्लेषक है या फिर हमारे संपादक है नमन मिश्रा सर, ये भी चीरफाड़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नीतीश के पास ऑप्शन क्या बच गया है। चलिए, आज भी चीरफाड़ होगी, परिस्थितियां भी वही हैं, बातचीत भी वही है, लेकिन आज का थोड़ा सा चीरफाड़ अलग हो सकता है। पंचनामा के अगर हम टॉपिक की बात करें तो तेजस्वी के साथ रहे तो नीतीश होंगे 0 पर आउट। विधानसभा भंग कर एक साथ कराएंगे लोकसभा विधानसभा का चुनाव। क्यों कराएंगे? क्या उनको परेशानी हो रही है? 0 पर आउट कैसे हो सकते हैं? चलिए खबर को स्ट्रेचर पे लेताते हैं और चीरफाड़ करवाते हैं। सर, प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, बयानबाजी भी जो राजनीतिक गलियारे में चल रही है उसके तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन सर सबसे पहले तेजस्वी के साथ रहे तो नीतीश होंगे 0 पर आउट। कैसे, मतलब लोकसभा का चुनाव सीट कम हो सकता है उनका, हार सकते हैं उसमें? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि जो वर्तमान अरेंजमेंट है नीतीश कुमार जी का, जो सरकार चुन कर आई थी, फिर नीतीश कुमार ने पलटा और फिर नई सरकार जो बनी, तो एक अननेचुरल अरेंजमेंट हुआ। आरजेडी और जेडीयू साथ आ गई, सरकार तो बन गई, लेकिन नीतीश कुमार, लगता तो है कागज पर कि तेजस्वी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जिस पार्टी को, जिस नेता को लगातार भ्रष्टाचारी बोलते आ रहे थे, उसके साथ बैठकर सरकार चलानी पड़ रही है। और सरकार चलाने में आप अच्छे से जानते हैं कि कितने करोड़ों अरबों का उसमें रोज का लेन देन होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुल गिर गया, 1700 करोड़ का, इतना सारा ट्रांसफर पोस्टिंग जो है नीतीश कुमार ने रद्द किया। कई मंत्रियों पर तो ठीक है ईडी सीबीआई नहीं लगा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उनको कंट्रोल कर रखा है ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, लगता है जैसे नीतीश कुमार को भरोसा ही नहीं है राजद पर कि वो जनता के पैसे का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। उनके बयानबाजी की वजह से कहीं के मंत्री पद भी चले। बिल्कुल। तो इतना कुछ हो रहा है, तो इसके पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कह दी थी कि राजद और नीतीश कुमार साथ तो आ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी राजद से जो सोच रहे हैं कि फायदा उनको चुनाव में मिल जाएगा, वो नहीं उठा पाएंगे। उन्हें राजद का कोर वोट बैंक का जो बेनिफिट्स है वो कभी मिलेगा नहीं। इसके अलावा आपको अमित शाह का भी एक बयान याद आना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पानी दूषित हो जाता है। जी। मतलब नीतीश कुमार को राजद के साथ रहते हुए बड़ा असहज रहना पड़ेगा, बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, ये बातें बार बार कही जा रही थी। और इधर भी ये दावा किया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी और बाकी दलों के द्वारा भी कि राजद के साथ रहें तो 0 पर आउट होना पड़ सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पिछली बार राजद 0 पे आउट हो गई थी। जी जी जी। देखिए,
ऐसे तो लगता है कि मोदी लहर थी, भाजपा का एक बहुत बड़ा लोकसभा के दौरान पूरे देश भर में एक माहौल बना था। लेकिन विपक्ष इसको मानता नहीं। राजद से बोलिए तो वो नहीं मानेगा। राजद मानेगा कि पुलवामा के चलते हुआ था। 14 में जाइएगा तो फिर कुछ बहाना खोज लेंगे, ये मानेंगे नहीं। आज भी 24 में नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसके सामने। लेकिन कोई मान रहा है क्या? 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके रिजल्ट्स आपने देखे ना जी। मान रही है कांग्रेस अपनी हार? बिल्कुल नहीं मान रही है सर। सबसे दुखद बात यह है कि ये लोग ईवीएम से ही जीतते हैं और फिर ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। ईवीएम पे सर आजकल बहुत देख रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहा है कैसे हैक किया जाता है। अरे भाई वो चुनाव आयोग का काम है, वो आपका मेरा काम नहीं है। आप हर किसी पे आरोप लगाइएगा। आपको राम से दिक्कत है, आपको सीबीआई से दिक्कत है, आपको ईडी से दिक्कत है, आपको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, आपको हाई कोर्ट से दिक्कत है, आपको जजेस। तो किसको मैंने सोमालिया के प्रधानमंत्री को बुलाया आपके लिए? ये इस देश के लोग ही ना चलाएंगे, संस्थाएं ना चलाएंगी कि बाहर से हम बुलाएं, कि आपके चलते हम जो विश्व सेना है उसको बुलाएं, यूनेस्को वाला जो फोर्स है यूएनआई वाला, उसको बुलाना पड़ेगा। क्या करना होगा? यही सरकारें आपकी बनती हैं इसी सारे सिस्टम्स पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। जब आपकी सरकार नहीं बनती है तो आपको याद आता है कि ये सब हुआ है। हम रीजनेबल जर्नलिज्म करते हैं, तथ्यात्मक। इसमें कोई इस तरीके की हवाबाजी हम नहीं कर सकते। वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं सामने। निश्चित तौर पर कई बार क्वेश्चन उठे हैं और कई बार जायज़ भी लगे हैं वो सवाल, ईवीएम पर जब सवाल उठे हैं तो। लेकिन जब तक एक इंडिपेंडेंट एजेंसी चुनाव आयोग उसके पीछे खड़ी है, जिसके स्वायत्ता पर सवाल खड़ा करना बहुत घातक है। लालू यादव कोर्ट द्वारा दिए गई सजा को काट कर आए हैं, उन्हें अपराधी कोर्ट ने घोषित किया है। तो मेरे बोल देने से, आपके बोल देने से ना तो वो उस अपराध से छूट जाएंगे और ना मेरे कह देने से हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल सर। तो आप कोर्ट के खिलाफ अगर जाइएगा तो बचता क्या है? उसके ऊपर कुछ बचता क्या? तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये एक वाजिब जो कह सकता आरोप है, लगता भी है देखने से, बदले की भावना को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ईडी पर किस तरीके से बंगाल में हमला हुआ, वो भी एक बयान के बाद, एक प्रोवोकेशन के बाद। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक खेल खेला जा रहा है? सर, ईडी बार बार समन जारी करती है, ना तो अरविंद केजरीवाल जाते हैं, ना तेजस्वी यादव जा रहे हैं, बार बार कुछ अरे तो एक बात बताइए मुझे कि ईडी खाली विपक्ष के नेताओं को ही क्यों करती है? स्वायत्ता पर तो सवाल वहीं खड़ा हो जाता है। क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? क्या भाजपा के राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? कि सभी लोग मैंने वॉशिंग मशीन वाला हाल है कि जो आ गए इस तरफ वो धुल के एकदम साफ सुथरे हो गए हैं। निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसीज पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर आपको ये अधिकार नहीं है, एक राजनीतिक के तौर पर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट से बड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट एजेंसी से बड़े हो जाएं। राजनीति के लिए मतलब इन एजेंसीज का जो इनकी इंडिपेंडेंसी है या इनकी इंटेग्रिटी है, उस पर सवाल खड़ा करना बहुत दुखद है। दोनों तरफ से दुखद है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। लेकिन अब दावा तो किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ने। ये एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है। 14 के चुनाव के बात भी की जा रही है। हालांकि 14 में दोनों अलग अलग लड़े थे, नीतीश कुमार और लालू यादव अलग अलग लड़े थे। उसका जो रिजल्ट हुआ था वो हमने देखा ही था। लेकिन 19 के चुनाव में एक मजबूत गठबंधन था और उसने किशनगंज छोड़कर किसी जगह पर ताकत नहीं दिखाई बिल्कुल। और राजद जैसी पार्टी जिसका एक बहुत बड़ा जनाधार बिहार में है, वो 0 पर आउट हो जाती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि पुलवामा की वजह से 2019 का चुनाव जीता इंडिया गठबंधन, तो क्या राम काफी नहीं है इस बार जीतने के लिए चुनाव? बिल्कुल है सर। क्या राम का मुद्दा जो पिछले 1 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि ये धीरे धीरे इतना प्रभावी हो जाएगा कि सारी चीजें गौण हो जाएंगी? आप देखिए, हम जानबूझकर इसको बहुत मोन्यूमेंटल नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये बहुत मोन्यूमेंटल है। 500 सालों का इतिहास उस जगह का रहा है, पूर्व का। 1000 सालों तक उस जगह की जो 1000 सालों से ऊपर के सालों की बात कर रहा हूं मैं, उस जगह को एक
आस्था से जोड़ा रखा गया है। जी जी जी। फिर उस आस्था पर कुठाराघात हुआ है। आपको लगता है कि इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या क्या इस बात को नहीं मानेगी कि जो विपक्ष के लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे नरेंद्र मोदी से कि मंदिर कब बनाओगे कब बनाओगे, अपडेट तो दे दिया आपके सामने, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? अब आप कह रहे हैं कि मंदिर की जगह पर अस्पताल बनना चाहिए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बना तो 50 गो अस्पताल, कल ही आरएलजेडी के स्पोक्स पर्सन कह के गए, आंकड़ा दिखा के गए। बिहार में कितना बना तेजस्वी यादव बताए। सवाल आप अपने सवाल में ही घिर जा रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करके, अगर आप चाहते हैं कि जैसे साउथ में राजनीति कर लिया स्टालिन ने या कर्नाटक में हो गया, तो वहाँ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, माने हिंदू से इतर, तो आप वहाँ वो दाल गला लेते हैं। यहाँ पे कैसे? यहाँ संभव नहीं है, यहाँ फिर 0 पर चले जाइएगा। अगर ये परिपाटी रही तो जब गठबंधन बना था नीतीश कुमार और जदयू का, तो एक आरएसएस के सर्वे की बात चल रही थी कि भाजपा 28 सीट लगातार हार रही है, मतलब इस बिहार में हार रही है। 10 से 12 सीट पे भाजपा का, एनडीए का दाल गल सकता है। जी जी जी। आज सर्वे के जानते हैं आप रिपोर्ट क्या है? विभिन्न जो एजेंसी सर्वे कर रही हैं, भाजपा को 70 से 80% सीटें आ रही हैं अभी। और अगर यही राम मंदिर का मुद्दा जब लह जाता है, भाजपा का लहना ही है सर, 22 तारीख के बाद बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तो आप समझ लीजिए कि मुझे तो लगता है कि कहीं एक तरफा ना हो जाए ये पूरी लड़ाई। क्या नीतीश कुमार इतने बच्चे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है? क्या आज के बयानों को आप देखिएगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर या उनकी पार्टी ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को खींचना शुरू कर दिया, मुझे एक सिंपल बात बताइए, क्या तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बन जाए, तो इस पर भाजपा को राजनीति करनी चाहिए या जदयू को करनी चाहिए? भाजपा को करनी चाहिए सर। तो जदयू इस मुद्दे पर क्यों अग्रेसिव हो रही है, क्यों तेजस्वी यादव की टांग खिंचाई कर रही है? आपने देखा कि उनके प्रवक्ता ने लिख दिया है, निखिल मंडल ने कि आप अस्पताल में भी जाते हैं और जब डॉक्टर हाथ खड़ा करता है तो किसके पास जाते हैं? अस्पताल में बने हुए मंदिर के पास। बिल्कुल। आप जाते हैं उनके पास, राम की शरण में, महादेव की शरण में, तो मत जाया कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप जाते हैं बाल छिलवा कर, आपके घर में बेटी होगी तो आप जाइएगा तिरुपति। आज जो बिहार में गरीब लोग अपने घर के मंदिर मत जाओ। अस्पताल में ये दोहरी नीति पकड़ में आ रही है ना। विपक्ष के सभी नेताओं के साथ यही हो रहा है, कर रहे हैं कुछ, पकड़ा जा रहा है कुछ और। भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, एक बात मैं आपको आज समझा भी रहा था कि ये लोग नरेंद्र मोदी से इसलिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है जी। कि कोई एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए, ये तो मतलब लोकतंत्र में वही स्थिति जो कल बता रहे थे सर कि पक्ष भी वही विपक्ष भी वही, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को काबू कर पाना इनके बस में दिख नहीं रहा है। एक बहुत बड़ी रणनीतिगत गलतियां इनसे ये हो रही हैं कि ये नरेंद्र मोदी को एक नेता के तौर पर ही केवल मानकर चल रहे हैं। मैंने आज ही आपको समझा रहा था मैं, और दर्शकों को बताना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी हैज गॉन बियॉन्ड वेयर नो अदर लीडर हैज गॉन। उन्होंने अपने आप को एक सबसे बड़ा दुनिया का डिजिटल क्रिएटर बना दिया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना दिया है। नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, मालदीव का काम धंधा बंद हो जाता है लोगों का। मालदीव के इतने सारे मंत्रियों को छुट्टी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का केवल एक नेता के तौर पर, राजनेता के तौर पर प्रभाव नहीं है, बल्कि वो अपने सोशल मीडिया पर 10 तस्वीरें डाल देता है तो ट्रेंड बन जाता है। कोई सामान अगर पहन लेता है या कोई चीज खरीद लेता है तो लोग देखा देखी खरीदने लगते हैं। ये फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों के साथ होता था। तो आप समझ रहे हैं कि किसी फिल्म सितारे से और क्रिकेटर से लड़ पाना कितना मुश्किल होता है। उसके फैंस कितना ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को कोई माने ना माने, उनके धार्मिक विचारों से, उनके राजनीतिक विचारों से इत्तेफाक रखता हो या ना रखता हो, अगर नरेंद्र मोदी को एक सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी वो देख रहा है, जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं कर रहा है, आसपास के कई देश हैं, वहां से भी लोग फॉलो कर रहे हैं, आप उनके भी कुपात्र बन जा रहे हैं। तो लड़ाई आपको उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। आपको उनके समानांतर एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी जो उनके बराबर ना भी हो, तो कम से कम फ्यूचर में ग्रोथ कर उसमें नजर आए। अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन अगर आगे लेकर बढ़ता और एक रास्ता शायद निकाला जाता, मानता मैं नीतीश कुमार नहीं होते, केजरीवाल को लेकर बढ़ते, मायावती को लेकर बढ़ते, एक रास्ता अगर बनाया गया होता तो आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं उस रास्ते से अब तक कुछ आगे निकल गए होते। मतलब एक मजबूत विपक्ष मिल जाता देश भर में। लेकिन अगले चुनाव तक 29 तक कुछ एक बड़ी लड़ाई हो सकती थी। अब ये जो कर रहे हैं, इससे 29 की संभावना भी अपनी समाप्त कर रहे हैं। देखिए, कुछ अलग होना है नहीं,
जो हमारा काम ठीक है, अब एक होता है कि टेस्ट मैच हो रहा है, एक टीम जीतने वाली है, पूरा दिन कल का बाकी है, 1 रन के लिए कल फिर बैटिंग करना पड़ेगा, लेकिन कमेंट्री तो करता है लोग ना, फिर भी कैमरामैन सब लोग आते हैं ना, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने एक तरफा कर दिया है। मतलब 29 तक फिक्स कर लिया। 29 की बात नहीं करूंगा, लेकिन 24 में तो लगभग एक तरफा कर दिया उन्होंने। और अब हमारी कमेंट्री या किसी कमेंट्री हो, चाहे अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी लोग हों जो ये दावा कर रहे हो कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है, जैसे 5 राज्य में रोका गया था, 5 राज्य में तो कमेंट्री उनका चलते रहना चाहिए। वो दूसरी टीम का 1 रन चाहिए लेकिन 9 विकेट है, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 9 विकेट है, 1 रन चाहिए। यथार्थवादी कमेंट्री ये होनी चाहिए कि अब यहां से संभावनाएं समाप्त हो गई। जिनको काम धंधा है वो जाए अपना काम धंधा देखे, 1 रन के लिए बैठे मत रहिए। जी, यहाँ से तो पूरा पैक हो गया। अब रही बात दूसरे आपके हिस्से की, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि एक जीतन मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने एक दावा कर दिया है। जो दावा उन्होंने क्या किया है, बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि नीतीश कुमार दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1.5 साल से चल रहा है। नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन, जिस गठबंधन को बनाकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, उसमें विशुद्ध 1 साल पीछे है। 1 साल पहले सब कुछ हो जाना था नीतीश कुमार के दिमाग से। नीतीश कुमार ने तो पहले ही बैठक से शुरू कर दिया था कि भाई, और जब नहीं हो पाया तो आप ये बात जान लीजिए कि अब इसमें नीतीश कुमार इतने राजनीतिक रूप से अपरिपक्व नहीं है। 18 साल से बिना वोट के बिहार में सरकार बना रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, उसको सब पता है उनको। बस दिक्कत यहाँ यह है कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब भाजपा उनको पहले वाले प्यार करने की स्थिति में नहीं है, वरना मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आज नीतीश कुमार चाहे तो कल भाजपा से चले जाए, लेकिन भाजपा उनको पहले वाला प्यार नहीं देगी। उनको नेगोशिएट करके अब मुख्यमंत्री बने रहने का वो अब नहीं मिलने वाला है। तो नीतीश के पास बहुत रास्ते नहीं बचते हैं। या तो एक बात है कि एकदम एक नहीं होता वॉरियर की तरह कि भाई अब लड़ाई में जीत हार तो दिख रहा है सामने की, हार बड़ी होने वाली है, फिर भी अब हिम्मत कर लिया है तो लड़ेंगे ही, भले सिर कट जाए भाई जो कट जाए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नहीं है जी। हार संभव एकदम कंफर्म हो तो नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, वो बाकी लोगों को भेजेंगे कि आप लोग जाइए मोर्चा संभालिए। और ललन सिंह इन सब लोगों का जिस तरीके से छुट्टी किया गया है, और जो नीतीश कुमार ऑल द वाइब्स दैट इज गिविंग, वो सारे इशारे यही कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। न करे कोई बड़ी बात नहीं है, हम नीतीश कुमार नहीं ना कि फैसला उनके बदले ले लेंगे, लेकिन जो दिख रहा है वो तो बताना होगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। जो दावा कर रहे हैं संतोष मांझी, ये दावा और ये चर्चा बिहार के बच्चे राजनीतिक रूप से थोड़ा भी परिपक्व है, वो यही कर रहा है। उनके खुद के विधायक और सांसद कंफ्यूज हैं कि नीतीश क्या लेंगे फैसला। भाजपा के लोग नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रहे हैं सभी जगह, आपको पता है विशेष तौर पर ये बात। जदयू के लोग भाजपा पर हमला करने से इतरा रहे हैं। डिबेट में लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद कर दिए हैं। और पहले हम देखते थे कि जदयू और भाजपा वाले लोग मैंने एक साथ आते रहते थे, एक साथ हाथ मिला चले गए, डिबेट में आ जा एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे, बीच में बंद हो गया था। फिर हम देख रहे हैं कि अब शुरू हो गया नया पे, साथी जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं। आप कुछ और चीजें जान लीजिए। राजद ने तय कर दिया है कि केवल प्रवक्ता ही बयान देंगे। जदयू ने तय कर दिया है कि अब आने वाले चुनाव तक केवल प्रवक्ताओं से ही आप बयान ले सकते हैं, अब प्रवक्ता आपको मिलेंगे नहीं। जान लीजिए, सवाल के हिसाब से प्रवक्ता आपको मिलेंगे। मतलब एक बहुत ही हाई अलर्ट मोड में इस वक्त बिहार सरकार है। बीजेपी के तरफ से भी कहा गया है कि प्रवक्ता नीतीश पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। अरे इतना ही बोलना है कि रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। ये बात बार बार बोलनी है, और यही सभी बोल रहे हैं कि रास्ता हमने बंद कर दिया, नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री। लेकिन ये बात बोलते बोलते तेजस्वी यादव ने क्या किया था ये भी आपको याद होगा, और यही बात बोलते बोलते भाजपा ने 17 में क्या किया था ये भी आपको याद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, राइटिंग इज ऑन द वॉल। हम ये बात समझ रहे हैं देख कर कि नीतीश कुमार जिस असमंजसता में है और जिस असहजता को महसूस कर रहा है राजनीति में, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कितने दिन तक इस असहज माहौल में रह जाए, खासतौर पर जब इतना बड़ा चुनाव सामने हो। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं जिससे सीधे भाजपा के साथ ना जाकर या कोई और विकल्प ना तलाश करके विधानसभा को भंग करके वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें चुनाव दोनों साथ में हो। देखिए, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा इस विश्लेषण को, क्योंकि मैंने पूर्व में ये बातें बताई हैं। बस मैं याद दिलाता हूं दर्शकों को, एक पंचनामा मैंने किया था, इसमें समझाया था मैंने कि दोनों चुनाव साथ में नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे। ये 2 साल पहले मैंने किया था।
दोनों चुनाव नीतीश कुमार एक साथ इसलिए करना चाहेंगे कि अगर 24-25 का चुनाव एक साथ होगा तो जिसको प्रधानमंत्री बनने की ज़्यादा बेचैनी रहेगी वो नीतीश, देखिए जैसे आप कोई शादी या कोई बड़ा प्रयोजन करते हैं, यही मैंने कहा था एग्जैक्टली। तो आप कोई कहेगा कि फुचका का भी ठेला लगा दीजिए ना सर गोलगप्पा भी लगा दीजिए सर, आइसक्रीम में मंगा दीजिए ना। तो आपका योजना तो आप चाहेंगे कि हर व्यवस्था कमी ना हो, चलिए ठीक है 5,000 और लगता है, 10 लगा दीजिए, 10,000 लगता है लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। को फूल का फाउंटेन लगा देना, लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी कितना भी आश्वस्त हों कि हम जीत रहे हैं, एकदम कोई सामने नहीं आ रहा है, फिर भी अगर नीतीश कुमार वाला कंफर्ट उनको मिलेगा कि बिहार में नीतीश कुमार आपके साथ हैं, तो नरेंद्र मोदी कभी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। थोड़ा 19-20 नेगोशिएशन हो जाएगा। और आपने देखा था 19 के चुनाव में नीतीश कुमार को 17 सीट देकर नरेंद्र मोदी ने यही साबित किया था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वही बात है, विश्वसनीयता कौन किसकी तोड़ता है वो तो हम आप तय नहीं करते हैं। वो उन पे आरोप लगाते हैं, वो उन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसी पर टिका हुआ है अब नीतीश कुमार का भविष्य। मतलब कि क्या राजद चाहती है कि प्रधानमंत्री बनाना इंडिया गठबंधन का, क्या उसके लिए कुर्बानी कांग्रेस देगी, या एनडीए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, एक भी गलती नहीं करना है। भाई बिहार में बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट एग्जिट पोल में, लेकिन फिर भी नीतीश रहेंगे तो गारंटी रहेगी ना, तो नीतीश को रख लेते हैं। तो जब विधानसभा भंग होगा और दोनों चुनाव एक साथ होगा तो नीतीश लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का नेगोशिएशन भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर विधानसभा की सीटें नेगोशिएट कर लेते हैं वो और एक साथ चुनाव हो जाता है तो रिजल्ट एक जैसा ही होगा। और उससे नीतीश कुमार को एक बड़ी जो मिल जाएगी ताकत, वो ये है कि 5 साल नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री, अगर उनके विधायक अच्छे आ गए तो रह सकते हैं, वो रह सकते हैं। ये एक बड़ी उनके पास ताकत आ जाएगी। अब प्रधानमंत्री वाला चैप्टर क्लोज है, जी, उसमें कुछ होना है अब नहीं, तो कुछ होगा भी नहीं, होना नहीं। समय बीत तो गया। कहीं ना कहीं इसलिए संयोजक वाली बात पे वो एग्री नहीं हो रहे हैं। जी। संयोजक मांग रहे थे कल तक और अब मिल रहा है तो ले नहीं रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार आश्वस्त है कि सीटों को लेकर तो उनका कम होने वाला है नहीं इंडिया में, लेकिन संभावनाएं क्या है, आगे कुछ दिख तो नहीं रहा प्रोस्पेक्ट। मतलब नरेंद्र मोदी की जो रैली समाप्त हुई दिल्ली में, कुछ सेटिंग वेटिंग करके ही अब लगता है बिहार में आएंगे वो, देखिए। चलिए, तो बिहार विधानसभा और लोकसभा के दोनों नेगोशिएशन नीतीश कुमार करेंगे, ऐसी संभावनाएं लगातार बन रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की परिस्थितियां क्या होगी, क्या दिल्ली में बड़ी सेटिंग गेटिंग चल रही है, इस पर भी लगातार चर्चाएं जारी रहेगी। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही, चीरफाड़ जारी रहेगा। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।